हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है द मास्टर प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बिजनेस लॉ की क्विक रिवीजन करने वाले हैं एंड आज की ये वीडियो बीकॉम एंड बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की इस वीडियो में हम 3 इम्पॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, उसके बाद है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड उसके बाद है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है चैप्टर 1 द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो इंडियन लेजिस्लेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि डील करता है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स के साथ। ये एक्ट हमें बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेल एंड इसके अलावा ये बायर्स एंड सेलर्स के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के बारे में भी बताता है। एंड इस एक्ट का मेन एम है मार्केट में चल रही अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना। एंड इसके अलावा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के की फीचर्स हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर डेफिनेशन ऑफ सेल अच्छी तरह से डिफाइन करी गई है एंड एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है उसके बारे में भी बताया गया है। इसके अलावा इसमें कंडीशंस एंड वारंटीज़ को एक्सप्लेन किया गया है एंड इसके अलावा बायर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं एंड सेलर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं उन्हें भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है सो दैट मार्केट को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाया जा सके एंड बायर्स एंड सेलर्स को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। एंड इसके अलावा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले है प्रोटेक्टिंग द बायर्स राइट्स एंड उसके अलावा रेगुलेटिंग द सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स मींस जो भी सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उनको रेगुलेट करना या कंट्रोल करना। एंड इसके अलावा प्रमोट करना फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को। एंड उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो पहले नंबर पे है ऑल एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो भी एसेंशियल्स होती है वो सारे के सारे एसेंशियल्स सेल के कॉन्ट्रैक्ट में भी होने चाहिए। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बेसिकली 10 एसेंशियल्स होते हैं जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में भी मैंडेटरी हैं। और उसके बाद है 2 पार्टीज़। अब सेल के कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली 2 पार्टीज़ का होना मैंडेटरी है। एक पार्टी बाय करेगी एंड दूसरी पार्टी सेल करेगी एंड इन दोनों पार्टीज़ को हम बायर एंड सेलर कह सकते हैं। एंड इसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मींस सेल के कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है एंड अगर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हो रही तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है। और उसके बाद है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ गुड्स। अब सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट एंड सेल के कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट हमेशा गुड्स होने चाहिए। अब गुड्स की भी काफ़ी टाइप्स होती हैं जैसे कि एग्जिस्टिंग गुड्स मींस वो वाले गुड्स जो एग्जिस्ट करते हैं उस टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया जा रहा है। अब एग्जिस्टिंग गुड्स के केस में सेम टाइम के ऊपर ही जो बायर है वो पेमेंट कर देता है एंड जो सेलर है वो गुड्स को ट्रांसफ़र कर देता है बायर को एंड इस सेल को हम कहते हैं एब्सोल्यूट सेल। एंड उसके बाद है फ्यूचर गुड्स। अब फ्यूचर गुड्स हम उन गुड्स को कहते हैं जो कि अभी फ्यूचर में मैन्युफैक्चर होने हैं लेकिन उन गुड्स के सेल का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही बन चुका है एंड ऐसे सेल के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कंडीशनल सेल। एंड उसके बाद है कॉन्टीजेंट गुड्स। अब कॉन्टीजेंट गुड्स वो होती हैं जो कि इन फ्यूचर मैन्युफैक्चर होंगी लेकिन तब अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन फुलफ़िल हो रही है मींस इनका मैन्युफैक्चर होना अभी श्योर नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट एसेंशियल है प्राइस ऑफ गुड्स। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अगर कोई प्रोडक्ट या गुड्स सेल हो रहा है तो उसका प्राइस भी ज़रूर चार्ज किया जाएगा बायर से। और उसके बाद अगला एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स जो है वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो कि पार्टीज़ खुद बनाती हैं
आइदर इन रिटन वर्ड्स और थ्रू स्पोकन वर्ड्स। एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो कि कंडक्ट ऑफ द पार्टीज से बनता है। एंड उसके बाद है परफॉर्मेंस बाय पार्टीज। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तब परफॉर्म किया जाता है जब एक बायर सेलर को पेमेंट कर देता है एंड सेलर गुड्स को या प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र कर देता है बायर को। हमारा अगला टॉपिक है कंडीशंस एंड वारंटीज़। अब जो कंडीशंस एंड वारंटीज़ दोनों हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टर्म्स एंड कंडीशंस का पार्ट होते हैं। अब कंडीशन जो है वो हम उस स्टिपुलेशन को, उस टर्म एंड कंडीशन को कहते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए एसेंशियल है। लेकिन वारंटी हम उस स्टिपुलेशन को कहते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए एसेंशियल नहीं है। उसका सेकेंडरी या कोलेटरल रोल है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस एंड इम्प्लाइड वारंटीज़। तो सबसे पहले इम्प्लाइड कंडीशन है कंडीशन एज टू टाइटल, विच मीन्स कि जो भी सेलर होगा उसके खुद के पास उन गुड्स का गुड टाइटल होना चाहिए जिनको वो सेल कर रहा है। एंड उसके बाद सेकंड इम्प्लाइड कंडीशन है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अगर जो बायर है वो कोई रिटन फॉर्म में डिस्क्रिप्शन दे रहा है या ऑरली डिस्क्रिप्शन बता रहा है सेलर को कि उसे इस टाइप के गुड्स चाहिए, तो सेलर के ऊपर ये कंडीशन इम्प्लाई हो जाती है कि वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही गुड्स सेल करे। अगर वो उस तरह के गुड्स उसे सप्लाई नहीं करता तो बायर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है। उसके बाद है सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। अगर जो बायर है वो सेलर को कोई सैंपल भी भेज रहा है कि उसे इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए एंड उसे डिस्क्रिप्शन भी बता रहा है, तो ये भी इम्प्लाइड कंडीशन बन जाती है कि सेलर को उसी सैंपल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सप्लाई करना पड़ेगा बायर को। एंड उसके बाद है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। जो प्रोडक्ट सेलर बायर को सेल कर रहा है वो फिट टू यूज़ भी होना चाहिए, उसकी क्वालिटी भी बेस्ट होनी चाहिए एंड वो बायर की हेल्थ को भी नुकसान ना करे, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। एंड उसके बाद है कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, मींस जो प्रोडक्ट सेलर बायर को सेल कर रहा है वो नॉर्मल मार्केट में भी उसकी सेल परचेज होनी चाहिए। मींस कोई भी आउटडेटेड प्रोडक्ट ना सेल किया जाए सेलर की तरफ से बायर को। एंड उसके बाद है सेल बाय सैंपल। अगर सेलर ने बायर को पहले कोई सैंपल दी कि उसके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं एंड बायर ने सैंपल एक्सेप्ट कर ली, तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसी सैंपल के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट दे बायर को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने सैंपल किसी और प्रोडक्ट का भेज दिया लेकिन प्रोडक्ट सैंपल से डिफरेंट भेज दिया। उसके बाद है कंडीशन इम्प्लाइड बाय कस्टम और यूजेज ऑफ ट्रेड। तो अगर बायर सेलर को ऑर्डर कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट का लेकिन वो उसे पर्पस नहीं क्लियर कर रहा कि वो प्रोडक्ट उसे क्यों चाहिए, तो उस केस में जो सेलर है वो खुद से ही अज्यूम कर लेगा कि ये वाला प्रोडक्ट जो उसे ऑर्डर किया गया है ये नॉर्मली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है एंड वो उसी पर्पस के अकॉर्डिंग बायर को प्रोडक्ट सप्लाई करेगा। और उसके बाद हमारे पास इम्प्लाइड वारंटीज़। तो सबसे पहले है वारंटी एज टू क्वाइट पोजेशन। अब पोजेशन वर्ड का सिंपल मीनिंग होता है प्रोडक्ट की फिज़िकल डिलीवरी या उसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस किसके पास होती है। अब जब सेलर प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र कर देगा बायर को तो फिज़िकल पोजेशन भी ट्रांसफ़र करेगा एंड जो बायर है उसके पास गुड टाइटल होना चाहिए प्रोडक्ट का एंड उसके पास गुड एंड अनडिफेक्टिव पोजेशन होना चाहिए प्रोडक्ट का। अब अगर बायर के पास गुड एंड क्वाइट फिज़िकल पोजेशन होगा प्रोडक्ट का तो बाद में कोई थर्ड पार्टी आके क्लेम नहीं कर सकती बायर से कि ये प्रोडक्ट उसको धोखे से सेल किया गया है एंड थर्ड पार्टी उससे प्रोडक्ट वापस नहीं ले सकती, क्योंकि एक बायर के पास हमेशा
गुड एंड क्वाइट पोजेशन ऑफ द गुड्स होता है। और इसके बाद है वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम चार्जेस और इनक्यूम्ब्रेंस, विच मीन्स सेलर जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है बायर को, वो वाला प्रोडक्ट किसी और पर्सन के अंडर गिरवी ना रखा गया हो। इसके बाद है वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड, विच मीन्स कि जो प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है वो फिट टू यूज़ होना चाहिए, उसका कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट ना हो। अब ये जो इम्प्लाइड कंडीशंस हैं, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ना फुलफ़िल करी जाए तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है एंड डैमेजेस भी क्लेम किए जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी इम्प्लाइड वारंटी नहीं फुलफ़िल की जा रही, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया जाएगा, लेकिन डैमेजेस को ज़रूर क्लेम किया जाएगा, क्योंकि जो कंडीशंस है वो एसेंशियल होती हैं मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन जो वारंटीज़ हैं वो कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ सीवे टेम्प्टर। अब सीवे टेम्प्टर का बेसिक मीनिंग है लेट द बायर बीवेयर। अब जो सीवे टेम्प्टर का प्रिंसिपल है वो इस प्रीजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, एंड वो प्रीजम्पशन क्या है कि जो बायर है वो अपनी खुद की स्किल एंड जजमेंट के बेसिस पे गुड्स की इंस्पेक्शन करता है एंड खुद के लिए गुड्स को सेलेक्ट करता है, विच मीन्स कि अगर बायर ने खुद के लिए गलत गुड्स सेलेक्ट कर लिए तो बायर को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ सीवे टेम्प्टर के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं। मीन्स अगर इन केसेस में बायर गलत गुड्स सेलेक्ट कर ले तो उस केस में बायर को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा, सेलर को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, क्योंकि उन केसेस में डॉक्ट्रिन ऑफ सीवे टेम्प्टर का बेनिफिट सेलर को नहीं मिलेगा। एंड वो केसेस कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे है वेयर द बायर मेक्स द पर्पस नोन टू द सेलर। अब अगर बायर ने सेलर को बता दिया है कि उसे जो प्रोडक्ट है वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहिए, तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी पर्पस के अकॉर्डिंग सूटेबल प्रोडक्ट उसे सप्लाई किया जाए। एंड अगर सेलर ऐसा नहीं करता तो उस केस में सेलर को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सीवे टेम्प्टर के अकॉर्डिंग बायर की गलती नहीं होगी। इसके बाद है मर्चेंटेबल क्वालिटी। मीन्स जो भी गुड्स सेल किए जा रहे हैं वो प्रॉपर मार्केटेबल क्वालिटी के होने चाहिए, उसी क्वालिटी के साथ रिलेटेड गुड्स मार्केट में नॉर्मल सेल परचेज होने चाहिए। एंड अगर ऐसा नहीं होता तो उस केस में जो सेलर है वो डॉक्ट्रिन ऑफ सीवे टेम्प्टर का बेनिफिट लेके अपनी लायबिलिटी से बच नहीं सकता। इसके बाद है सेल ऑफ एन आर्टिकल अंडर अ पेटेंट और ट्रेडमार्क। अगर जो बायर है वो किसी पर्टिकुलर ट्रेडमार्क या किसी पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट बाय कर रहा है तो उस केस में भी डॉक्ट्रिन ऑफ सीवे टेम्प्टर नहीं अप्लाई होगा। इसके बाद है कंसेंट बाय फ्रॉड। अगर सेलर ने बायर से उसकी कंसेंट फ्रॉड से ली है तो उस केस में भी बायर को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा गलत प्रोडक्ट बाय करने के लिए, सेलर को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, विच मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ सीवे टेम्प्टर नहीं अप्लाई करेगा अगर बायर की कंसेंट फ्रॉड से ली गई है। इसके बाद है यूजेज ऑफ ट्रेड। अब अगर बायर ने सेलर को क्लियर कर दिया है कि उसे जो प्रोडक्ट चाहिए वो किस यूज़ के लिए उसने बाय करना है, तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी पर्पस के अकॉर्डिंग बायर को प्रोडक्ट सप्लाई करे। एंड इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ सीवे टेम्प्टर नहीं अप्लाई होगा। इसके बाद है वेयर द सेलर कंसील्स आ लेटेंट डिफेक्ट। अब लेटेंट डिफेक्ट वो होता है जो कि एक बायर को नहीं पता चलेगा जब वो गुड्स की इंस्पेक्शन करेगा। मींस ये वाला डिफेक्ट काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड में इंस्पेक्शन करने से पता चलता है या कई बार ये नहीं भी पता चलता। एंड अगर बाद में बायर को इस लेटेंट डिफेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो इस केस में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी
मानी जाएगी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सीवे टेम्पटर नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि वो लेटेंट डिफेक्ट था। नॉर्मल इंस्पेक्शन से वो डिफेक्ट नहीं पता चल सकता बायर को। एंड हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का बेसिक मीनिंग है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप राइट्स बाय सेलर टू द बायर। मीन्स जो सेलर है वो ऑनर होने के राइट्स ट्रांसफ़र कर रहा है बायर को। और इसके बाद है प्रोविजंस रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। तो पहले नंबर पे है ओनली व्हेन गुड्स आर आइडेंटिफाइड और असर्टेन। अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी तभी पॉसिबल है जब बायर ने गुड्स को सेलेक्ट कर लिया है कि उसे ये वाले गुड्स ही चाहिए, तो फिर उन्हीं गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी सेलर की तरफ से बायर को। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन फर्नीचर की शॉप पे गया, उसने एक टेबल एंड चेयर सेलेक्ट कर ली एंड उसको साइड पे रखवा दिया कि उसे ये टेबल एंड चेयर चाहिए। तो जैसे ही वो बायर पेमेंट करेगा टेबल एंड चेयर के लिए, तो उस टेबल एंड चेयर की ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी बायर को। एंड उसके बाद है व्हेन असर्टेनमेंट डिपेंड्स ऑन सम अदर एक्ट। जब असर्टेनमेंट डिपेंड करती है किसी एक्ट के ऊपर, तो जब वो एक्ट परफॉर्म कर दिया जाएगा तो उसी टाइम पे ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी बायर को। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सेलर ने बायर को कहा वो उसकी शॉप पे आके 50% पेमेंट कर दे, तो उसे ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब अगर पेमेंट वाला एक्ट परफॉर्म कर देगा बायर 50% पेमेंट वाला, तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा तब तक ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसके बाद है प्रॉपर्टी गेट्स ट्रांसफर्ड अकॉर्डिंग टू इंटेंशन। अब इंटेंशन दो टाइप्स की होती है, एक्सप्रेस इंटेंशन या इम्प्लाइड इंटेंशन। एक्सप्रेस इंटेंशन का मतलब जो बायर है वो या तो रिटन वर्ड्स के साथ या स्पोकन वर्ड्स की हेल्प से अपनी इंटेंशन दूसरी पार्टी को प्रेजेंट कर रहा है कि उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी जाए। एंड इम्प्लाइड इंटेंशन ये पता चलती है कंडक्ट ऑफ द पार्टी से। और उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन द इंटेंशन इज़ नॉट इंडिकेटेड। अब अगर बायर ने ना तो एक्सप्रेस इंटेंशन दी है ना इम्प्लाइड इंटेंशन हुई है उस केस में, तो तब जो सेलर होता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है बायर को। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब उसने डिलीवरी कर दी तब भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है, या जब उसे पेमेंट मिल जाएगी बायर से तब भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। मींस डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफ़र होगी। उस केस में जब बायर एक्सप्रेस इंटेंशन या इम्प्लाइड इंटेंशन नहीं देता सेलर को। हमारा अगला टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब एक कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस तब कंप्लीट मानी जाती है जब बायर पेमेंट कर देता है सेलर को एंड सेलर ओनरशिप भी ट्रांसफ़र कर देता है बायर को एंड गुड्स की डिलीवरी भी कर देता है बायर को, एंड बायर उन गुड्स को एक्सेप्ट करके पेमेंट कर देता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो पहले नंबर पे है डिलीवरी ऑफ गुड्स एज एग्रीड अपॉन। तो जैसे बायर एंड सेलर ने एग्री किया है कि किस वे से डिलीवरी करी जाएगी, उसी वे या मेथड के अकॉर्डिंग डिलीवरी होनी मैंडेटरी है। इसके बाद है मोड ऑफ डिलीवरी। अब डिलीवरी कौन से मोड से होनी है, बाय एयर, बाय रोड, बाय रेलवे, बाय सी रूट, ये भी डिसाइड किया जाता है पहले ही बायर एंड सेलर की तरफ से। उसी मोड के थ्रू डिलीवरी होनी चाहिए जो कि पहले डिसाइड की गई है। इसके बाद है पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट। मींस पेमेंट एंड डिलीवरी दोनों सेम टाइम के ऊपर ही किए जाने चाहिए। एंड उसके बाद है इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। अब अगर सेलर ने 50% डिलीवरी कर दी गुड्स की एंड बाकी नहीं करी, तो उस केस में अगर हाफ डिलीवरी के अकॉर्डिंग पेमेंट कर दी जाए तो हाफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट माना जाएगा।
एंड इसके अलावा पार्ट पेमेंट के रिगार्डिंग कई बार कंडीशंस भी मेंशन करी जाती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग पार्टीज परफॉर्म करेंगी। फिर उसके बाद है बायर मस्ट अप्लाई फॉर डिलीवरी, मींस बायर सेलर को रिक्वेस्ट करे कि उसे गुड्स की डिलीवरी करी जाए, तब सेलर गुड्स की डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट करेगा। एंड उसके बाद है प्लेस एंड टाइम ऑफ डिलीवरी, गुड्स को कहाँ डिलीवर करना है एंड कब डिलीवर करना है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते टाइम ही डिसाइड किया जाता है एंड उसी टाइम के ऊपर एंड उसी प्लेस के ऊपर डिलीवरी करी जाए। इसके बाद है गुड्स इन पोजेशन ऑफ द थर्ड पार्टी, जिन गुड्स को सेल किया है अगर वो गुड्स उस टाइम के ऊपर किसी थर्ड पार्टी के पास है, तो उस थर्ड पार्टी को सेलर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी जानी चाहिए कि अब जो प्रॉपर्टी उसके पास है वो उसे मींस सेलर को बिलोंग नहीं करती, वो अब किसी और पर्सन को बिलोंग करती है एंड जब उसने गुड्स वापस करनी है न्यू ऑनर को मींस जो बायर है उसी को वापस करे। एंड उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, कौन सी पार्टी एक्सपेंसेस को बियर करेगी ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर ही मेंशन किया होता है पहले से ही। एंड उसके बाद डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, जब रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवरी कर दी जाती है सेलर की तरफ से बायर को, तो बायर की मर्ज़ी होती है वो रॉन्ग क्वांटिटी को एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग पेमेंट कर दे या वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट भी कर सकता है, दोबारा से सेलर को कहीं सही क्वांटिटी की डिलीवरी करी जाए। एंड उसके बाद है डिलीवरी थ्रू इंस्टॉलमेंट्स, अब अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पहले लिखा गया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को इंस्टॉलमेंट्स में भी पूरा किया जा सकता है, तो उस केस में सेलर डिलीवरी करेगा इंस्टॉलमेंट्स में एंड बायर पेमेंट करेगा इंस्टॉलमेंट्स में, एंड जितनी इंस्टॉलमेंट्स हो गई उतने % कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट माना जाएगा। इसके बाद है डिलीवरी टू कैरियर और वेयर फिंगर, अब वेयर फिंगर का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो इंचार्ज है किसी भी पोर्ट का, वो एयरपोर्ट हो सकता है या कोई भी शिपिंग पोर्ट हो सकता है। अब अगर सेलर ने गुड्स की डिलीवरी कर दी है कैरियर को या वेयर फिंगर को, तो उसकी तरफ से डिलीवरी कंप्लीट है एंड बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो उस वेयर फिंगर से या पोर्ट के इंचार्ज से प्रोडक्ट की डिलीवरी खुद कलेक्ट कर ले। उसके बाद है डिलीवरी एट अ डिस्टेंट प्लेस, मींस अगर बायर एंड सेलर एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं, मींस काफ़ी डिस्टेंट प्लेसेस पे रहते हैं, तो उस केस में डिलीवरी कौन से मोड से होगी ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पहले ही डिसाइड किया जाता है एंड उसी मोड के थ्रू डिलीवरी की जानी चाहिए। एंड उसके बाद है डिलीवरी ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन, अब कई बार तो जब डिलीवरी हो गई तो उसे डिलीवरी कंप्लीटेड मान लिया जाता है, लेकिन कई बार डिलीवरी होने के बाद पहला स्टेप है बायर गुड्स को इंस्पेक्ट करे, बाद में वो ओके रिपोर्ट का मैसेज करे सेलर को, मींस उसने डिलीवरी रिसीव कर ली, उसने गुड्स को चेक भी कर लिया कि गुड्स ओके है। जब तक वो चेक नहीं कर लेता कि गुड्स ओके है या नहीं, तब तक डिलीवरी को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। विच मींस जब गुड्स की एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगी बायर की तरफ से एंड वो सेलर को बता देगा कि उसने गुड्स को एग्जामिन कर लिया एंड गुड्स ओके हैं, तब डिलीवरी को कंप्लीट माना जाएगा कुछ केसेस में। हमारा अगला टॉपिक है राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, मींस एक ऐसा सेलर जिसे उसकी पेमेंट नहीं मिली लेकिन वो गुड्स डिलीवर एंड ट्रांसफ़र कर चुका है, तो ऐसा सेलर अपनी पेमेंट बायर से निकलवाने के लिए कौन कौन से राइट्स यूज़ कर सकता है, हम उन राइट्स को डिस्कस करेंगे। तो अनपेड सेलर के राइट्स को बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहले नंबर पे वो राइट्स जो कि अगेंस्ट द गुड्स वो यूज़ करेगा एंड सेकंड नंबर पे वो वाले राइट्स जो वो बायर के अगेंस्ट पर्सनली यूज़ करेगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। अब अगेंस्ट गुड्स वाले राइट्स को भी 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। पहले नंबर पे है व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज़ पास टू द बायर। सेकंड नंबर पे है वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज़ नॉट पास टू द बायर।
तो पहले नंबर पे है व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर। इसमें पहला राइट है राइट ऑफ लीन। अब राइट ऑफ लीन जो सेलर है वो तब यूज़ कर सकता है जब उसने गुड्स की डिलीवरी नहीं करी। प्रॉपर्टी चाहे ट्रांसफ़र हो चुकी है लेकिन गुड्स की डिलीवरी अभी नहीं हुई, मींस फिजिकल पोजेशन ऑफ गुड्स अभी भी सेलर के पास है। तो इस केस में जब राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करी जाएगी तब सेलर गुड्स की डिलीवरी अपने पास होल्ड करके रख लेगा जब तक उसे उसकी पेमेंट नहीं मिल जाती बायर से। उसके बाद सेकंड नंबर पे है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब बेसिकली जब राइट ऑफ लीन ख़त्म होता है तो उस केस में राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज़ किया जा सकता है। मींस बायर की तरफ से पेमेंट नहीं मिली सेलर को एंड सेलर की तरफ से जो गुड्स हैं वो डिलीवरी स्टेट में आ चुकी हैं एंड वो रास्ते में है, लेकिन अभी गुड्स नहीं पहुंची बायर के पास। तो इस केस में जो सेलर है वो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज़ करेगा। मींस वो सपोज वो ट्रक ड्राइवर को फ़ोन करेगा कि तू बायर के पास गुड्स नहीं लेके जाएगा, जहाँ पे है वहीं पे रुक एंड गुड्स को वापस लेके आ सेलर के पास। मींस राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट तब यूज़ किया जाता है जब गुड्स सेलर की तरफ से डिस्पैच हो चुकी हैं लेकिन अभी बायर के पास गुड्स नहीं पहुंची एंड अगर सेलर को लगता है कि बायर उसे पेमेंट नहीं करेगा तो वो गुड्स को रास्ते में ही रुकवा के अपने पास वापस मंगवा सकता है एंड इसे हम कहते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। एंड उसके बाद है राइट ऑफ रीसेल। अब थर्ड नंबर पे राइट ऑफ रीसेल यूज़ किया जाएगा। अब अगर सेलर को लगता है कि बायर उसे पेमेंट नहीं करेगा तो जो गुड्स उसने बायर को सेल करनी थी अब वो गुड्स किसी और पर्सन को रीसेल भी कर सकता है। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे है वो वाले राइट्स जो तब यूज़ किए जाएंगे वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज़ नॉट पास टू द बायर। तो पहले नंबर पे है विद होल्डिंग डिलीवरी। मींस डिलीवरी को होल्ड करके रखा जाएगा जब तक बायर पेमेंट नहीं कर देता। इसके अलावा बाकी के सारे राइट्स वही है जो कि हमने पहले डिस्कस किए थे, लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड रीसेल। इसके बाद हमारे पास सेकंड कैटेगरी ऑफ राइट्स है विच आर यूज्ड बाय द अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली। तो इसमें पहले नंबर पे है सूट फॉर प्राइस। अब मींस सेलर ने बायर को प्रोडक्ट्स सेल करने थे एंड सेलर को प्राइस मिलना था गुड्स के बदले में। अब उसे वो प्राइस नहीं मिल रहा, मींस उसका नुकसान हो रहा है, तो वो बायर के ऊपर केस करेगा गुड्स के प्राइस के लिए कि वो उसे गुड्स का प्राइस पे करे जो कि वो नहीं पे कर रहा। इसके बाद है सूट फॉर डैमेजेस। मींस अगर अनपेड सेलर का कोई भी और नुकसान हो रहा है, मींस उसे कोई डैमेजेस हो रही हैं, तो वो डैमेजेस को रिकवर करने के लिए अलग से केस फाइल कर सकता है बायर के ऊपर। इसके बाद है सूट फॉर इंटरेस्ट। अगर बायर काफ़ी लंबे टाइम तक सेलर की पेमेंट नहीं देता तो जो सेलर है वो बायर के ऊपर इंटरेस्ट रिकवर करने के लिए भी केस फाइल कर सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एन इम्पॉर्टेंट मैक्सिम नेमो दत्त कोद नॉन हबत। अब ये एक लेटिन मैक्सिम है जिसकी ट्रांसलेशन है नो वन कैन गिव व्हाट दे डू नॉट हैव। अब इस रूल एंड प्रिंसिपल का बेसिकली ये मतलब है कि कोई भी पर्सन ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसी गुड्स को दूसरे पर्सन को सेल नहीं कर सकता जिन गुड्स का वो खुद ओनर नहीं है, जिसका सिंपल वर्ड्स में मतलब है नो वन कैन ट्रांसफ़र अ बेटर टाइटल ऑफ गुड्स टू एनी अदर पर्सन देन दे देमसेल्फ पोजेस। विच मीन्स कि एक ऑनर ऑफ द गुड्स और प्रॉपर्टी ही गुड्स को सेल कर सकता है, नॉन ऑनर गुड्स को सेल नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं, मीन्स कुछ केसेस में नॉन ऑनर भी गुड्स को सेल कर सकते हैं एंड वो एक्सेप्शंस हैं। अब पहले नंबर पे है सेल बाय एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ द ऑनर।
मीन्स अगर किसी भी प्रोडक्ट का ऑनर किसी दूसरे पर्सन को अथॉरिटी दे रहा है कि वो उसका प्रोडक्ट सेल कर सकता है, तो इस केस में जो नॉन ओनर है वो भी एक बेटर टाइटल ट्रांसफ़र कर सकता है बायर को। सेकंड नंबर पे है सेल बाय मर्चेंटाइल एजेंट। मींस कोई पर्सन एक एजेंट है किसी भी मार्केट का। अब सपोज कोई भी स्टॉक ब्रोकर है, वो किसी दूसरे शेयर होल्डर के शेयर्स सेल कर सकता है मार्केट में, क्योंकि वो एक मर्चेंटाइल एजेंट है स्टॉक मार्केट का, एंड उसकी सेल को वैलिड भी माना जाएगा। उसके बाद है सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर। अब सपोज कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके 3 ओनर्स है। अब वो तीनों ऑनर्स में से अगर कोई एक ऑनर उस प्रॉपर्टी को सेल कर दे तो उसे भी वैलिड सेल माना जाएगा। मींस वो एक बेटर टाइटल ट्रांसफ़र करेगा दूसरे पर्सन को। उसके बाद है सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब सपोज 2 पर्सन के बीच कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मींस दूसरे पर्सन की कंसेंट वगैरह फ्री नहीं थी, एंड अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जिस पर्सन के पास पोजेशन है वो किसी दूसरे पर्सन को गुड टाइटल ट्रांसफ़र कर सकता है। मींस वो एक वैलिड सेल कर सकता है दूसरे पर्सन को अगर वो पर्सन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है। अब फॉर एग्जांपल ए ने बी से प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवा लिए प्रॉपर्टी के सेल के, उसे डरा धमका के। अब ए एंड बी के बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि बी की कंसेंट फ्री नहीं है। तो इस केस में जो बी है वो अपने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट सकता है एंड वो किसी और पर्सन को प्रॉपर्टी सेल कर सकता है, एंड वो जिसे भी सेल करेगा उसे गुड टाइटल ट्रांसफ़र होगा। और उसके बाद है सेल बाय सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल। अब फॉर एग्जांपल एक सेलर ने गुड्स को सेल कर दिया, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन अभी भी फिजिकल पोजेशन सेलर के पास ही है। तो एक ऐसा सेलर जिसके पास अभी भी पोजेशन है वो किसी और पर्सन को भी गुड्स सेल कर सकता है, एंड वो बेटर टाइटल मींस गुड टाइटल ट्रांसफ़र करेगा न्यू बायर को। मींस उसे एक वैलिड सेल माना जाएगा। और उसके बाद है सेल बाय बायर इन पोजेशन बिफोर बाइंग। अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने कोई प्रोडक्ट बाय करना है, उसके पास वो प्रोडक्ट की डिलीवरी पहले हो गई लेकिन अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई, उसने पेमेंट नहीं करी। तो इस केस में बायर के पास पोजेशन है एंड वो किसी दूसरे पर्सन को प्रोडक्ट सेल कर सकता है एंड उसे एक वैलिड सेल माना जाएगा। एंड उसके बाद है सेल बाय एन अनपेड सेलर। मींस जिस सेलर को उसकी पेमेंट नहीं मिली, अगर वो भी उस प्रोडक्ट को सेल कर दे किसी और थर्ड पार्टी को, उसे वैलिड सेल माना जाएगा। मींस वो एक गुड टाइटल ट्रांसफ़र करेगा न्यू बायर को। और उसके बाद है सेल बाय फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। अब फॉर एग्जांपल किसी भी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन की कोई गुड्स मिली कहीं पे, एंड उसने काफ़ी एफर्ट्स किए उसे उन गुड्स का ऑनर मिल जाए, लेकिन अगर उसे ऑनर नहीं मिला तो वो उन गुड्स को किसी भी थर्ड पार्टी को सेल कर सकता है एंड उसे वैलिड सेल माना जाएगा। मींस वो एक गुड टाइटल ट्रांसफ़र करेगा बायर को। एंड उसके बाद है सेल बाय पाउनी। अब पाउनी एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास हमने अपनी गुड्स को गिरवी रखा है एंड हमने उससे कोई भी पैसे थोड़े बहुत उधार लिए हो सकते हैं। अगर हमने उसका डेप्ट वापस नहीं किया तो पाउनी हमारी गुड्स को किसी थर्ड पार्टी को सेल कर सकता है एंड वो गुड टाइटल ट्रांसफ़र करेगा दूसरे पर्सन को जिसे वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है। और उसके बाद है सेल इन मार्केट ओवर्ट। अब मार्केट ओवर्ट का मीन्स होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कोई भी ओपन मार्केट, एंड ऐसी मार्केट में कोई भी पर्सन कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, एंड इस मार्केट ओवर्ट में की गई सेल को वैलिड सेल माना जाएगा। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एक्शनेबल क्लेम्स। अब एक्शनेबल क्लेम का बेसिक मीनिंग होता है कि हमने किसी दूसरे पर्सन से कोई भी पैसे वगैरह लेने हैं क्योंकि हमने उसको पहले पैसे दिए थे, एंड ये पैसे हम उससे रिकवर कर सकते हैं उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन लेके। तो इसीलिए इसे कहा जाता है एक्शनेबल क्लेम।
अब सपोज ए ने बी को लोन दिया एंड ए को उसका लोन वापस नहीं मिला एंड अब ए बी के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करेगा, मींस उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले रहा है सो दैट उसे लोन की रीपेमेंट हो जाए, तो इसे हम कहेंगे एक्शनेबल क्लेम। उसके बाद इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स मेन है। पहला है इन्फोर्सेबिलिटी थ्रू लॉ, मींस एक्शनेबल क्लेम्स जो है ये कोर्ट की मदद से ही इन्फोर्सेबल होती है, मींस इसमें कोर्ट की हेल्प ली जाती है। सेकंड नंबर पे है डेब्ट और लायबिलिटी। अब एक्शनेबल क्लेम में किसी एक पर्सन के ऊपर किसी ना किसी तरह की लायबिलिटी होती है एंड दूसरे पर्सन ने वो लायबिलिटी रिसीव करनी होती है, मींस उसके लिए वो लायबिलिटी एसेट होती है। उसके बाद एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पहले नंबर पे है अनपेड डेब्ट्स, मींस किसी भी पर्सन ने दूसरे पर्सन से पैसे उधार लिए लेकिन उसे पेमेंट नहीं करी, तो दूसरा पर्सन उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शनेबल क्लेम लेगा। और उसके बाद है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मींस दो पर्सन ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट एक पर्सन ने तोड़ दिया, दूसरे पर्सन को डैमेजेस हुए एंड वो डैमेजेस को रिकवर करने के लिए एक्शनेबल क्लेम ले सकता है उस पार्टी के अगेंस्ट जिसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है ये बेसिकली स्टार्ट किया गया है फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए एंड उनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। अब फैक्ट्रीज एक्ट में वर्कर्स की हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर के ऊपर फोकस किया गया है एंड जो फैक्ट्रीज एक्ट है ये एम्प्लॉयर्स को ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सो दैट उस फ्रेमवर्क को यूज़ करके एम्प्लॉयर्स लेबर के लिए एक सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट एंड मेंटेन कर सकें। अब फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहले नंबर पे है इंश्योरिंग वर्कर सेफ्टी एंड उसके बाद है प्रमोटिंग वर्कर वेलफेयर एंड इसके अलावा है रेगुलेटिंग वर्किंग कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द फैक्ट्रीज। इसके अलावा इस एक्ट के की फीचर्स हैं, पहले नंबर पे है ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है ये उन सभी फैक्ट्रीज़ के ऊपर अप्लाई होता है जिनमें मिनिमम 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं। एंड इसके अलावा फैक्ट्रीज एक्ट का मेन फोकस होता है वर्कर्स की सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर के ऊपर। एंड इसके अलावा फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग फैक्ट्रीज में टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन वगैरह होती रहनी चाहिए सो दैट पता चल सके कि किस फैक्ट्री में फैक्ट्रीज एक्ट की प्रोविजंस फॉलो की जा रही है एंड कहाँ पे नहीं फॉलो की जा रही, एंड जहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट की प्रोविजंस फॉलो ना करी जाए वहाँ पे स्ट्रिक्टली इन्फोर्समेंट करवाई जानी चाहिए। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग हर फैक्ट्री को एक लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा सो दैट वो स्मूथली अपना बिजनेस चला सके। एंड वो लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसी भी फैक्ट्री को तभी मिलेगा अगर वो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर मेंशन की गई सारी की सारी सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोविजंस को फॉलो कर रहे हैं। एंड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि सबसे पहले नंबर पे तो फैक्ट्री को ये देखना होगा कि उसे कौन सी अथॉरिटी की तरफ से लाइसेंस या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू किया जाएगा। और उसके बाद उस अथॉरिटी के बारे में पता करके वो एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में पता करेगा, मींस उसे कैसे अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, कौन कौन से स्टेप्स उसे फॉलो करने पड़ेंगे एंड उसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान। एंड जब वो अप्लाई कर देगा रजिस्ट्रेशन के लिए तो अथॉरिटी की तरफ से इंस्पेक्शन वगैरह करी जाएगी एंड वेरिफिकेशन वगैरह भी करी जाएगी कि एक्चुअल में वो फैक्ट्री सारी की सारी प्रोविजंस फैक्ट्रीज एक्ट की फॉलो करती है या नहीं। स्पेशली
सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना मैंडेटरी है हर फैक्ट्री के लिए जिसे रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस चाहिए हो। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है द इंस्पेक्टिंग स्टाफ। अब द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग काफ़ी सारा इंस्पेक्टिंग स्टाफ अपॉइंट किया जाता है, जिसका मेन पर्पज़ होता है कि हर फैक्ट्री के अंदर सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर के स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, उसके ऊपर एक चेक रखना या कंट्रोल करना। एंड ये सारे का सारा इंस्पेक्टिंग स्टाफ हेल्प करेगा कि हर फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्रीज एक्ट की प्रोविजंस स्ट्रिक्टली फॉलो करी जाए। एंड इसके बाद हमारे पास रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इंस्पेक्टिंग स्टाफ। अब पहले नंबर पे है जो इंस्पेक्टिंग स्टाफ है उससे रेगुलरली इंटरवल्स के बाद इंस्पेक्शंस वगैरह करते रहना है हर फैक्ट्री के अंदर। उसे मेनली सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर स्टैंडर्ड्स को चेक करना है कि हर फैक्ट्री में फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे है इन्फोर्सिंग कॉम्प्लियंस, विच मीन्स कि इंस्पेक्टिंग स्टाफ की ड्यूटी है कि हर फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्रीज एक्ट की सारी प्रोविजंस इन्फोर्स करवाई जाए, मीन्स स्ट्रिक्टली फॉलो करी जाए फैक्ट्रीज एक्ट की सारी प्रोविजंस सभी फैक्ट्रीज़ में। इसके अलावा अगर किसी भी फैक्ट्री में कोई मिस हैपनिंग या कोई एक्सीडेंट होता है तो इंस्पेक्टिंग स्टाफ की ये ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करे एंड उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करे। एंड अगर ये एक्सीडेंट किसी पर्सन की लापरवाही की वजह से हुआ है उसे पुनिश करे। उसके बाद पावर्स ऑफ इंस्पेक्टिंग स्टाफ। पहले नंबर पे है एंट्री एंड इंस्पेक्शन। अब जो इंस्पेक्टिंग स्टाफ के ऑफिसर्स होते हैं वो किसी भी फैक्ट्री में एंट्री ले सकते हैं एंड किसी भी डिपार्टमेंट में जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं एंड कोई भी उन्हें रोक टोक नहीं सकता। एंड इसके अलावा इंस्पेक्टिंग स्टाफ किसी भी तरह का रिकॉर्ड किसी भी फैक्ट्री में जाके एग्ज़ामिन कर सकते हैं, जैसे कि उस फैक्ट्री का कोई भी अटेंडेंस रजिस्टर, प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स वगैरह किसी भी रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्पेक्टिंग स्टाफ किसी भी फैक्ट्री में जाके किसी भी चीज़ का सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं सो दैट वो चेक कर सकें कि फैक्ट्री में यूज़ होने वाला मटेरियल हेल्थ के लिए सेफ़ है, वर्कर्स को कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हो रहा। मीन्स सैंपल कलेक्ट करके इंस्पेक्टिंग स्टाफ को ये पता चल जाएगा कि फैक्ट्री में यूज़ होने वाला जो मटेरियल है उसका स्टैंडर्ड फैक्ट्रीज एक्ट में दिए गए स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करता है या नहीं करता। हमारा अगला टॉपिक है प्रोविजंस रिलेटेड टू हेल्थ। मीन्स कौन कौन से हेल्थ रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हर फैक्ट्री में फॉलो किए जाने चाहिए। तो पहले नंबर पे है क्लीनिनेस। मीन्स हर फैक्ट्री में साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट होना चाहिए, कहीं पे भी किसी भी तरह की डस्ट वगैरह ना हो। जितना साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट होगा उतनी ही हेल्थ सही रहेगी वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स की। एंड सेकंड नंबर पे है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स। मीन्स गार्बेज मैनेजमेंट की प्रॉपर अरेंजमेंट वगैरह होनी चाहिए। एंड इसके अलावा कई बार ना कुछ फैक्ट्रीज़ में इंडस्ट्रियल वेस्ट भी होता है, जैसे कि कोई भी वेस्ट लिक्विड हो गया या कोई वेस्ट गैस हो गई जो कि फैक्ट्री से बाहर निकलती है। अब उसे भी वेस्ट का ही पार्ट माना जाता है एंड उसे डिस्पोज करने के लिए सही से अरेंजमेंट होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे वेस्ट का इफेक्ट डायरेक्टली वर्कर्स की हेल्थ के ऊपर पड़ता है। एंड उसके बाद है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। अब जिस एरिया में वर्कर ने काम करना है वहाँ पे एयर वगैरह सर्कुलेट होनी चाहिए, टेम्परेचर वगैरह नॉर्मल हो सो दैट वर्कर वहाँ पे इजीली काम कर सके बिना किसी डिफ़िकल्टी के। ज़्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ठंडा इन्वायरमेंट भी नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग विंटर्स। एंड उसके बाद है डस्ट एंड फ्यूम। मीन्स कहीं पे भी डस्ट या कोई भी हार्मफुल गैस वगैरह सर्कुलेट नहीं होनी चाहिए, उसे प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जाए सो दैट वर्कर्स की हेल्थ ख़राब ना हो एंड वो सही से ईज़िली काम कर सके एक हेल्दी इन्वायरमेंट में।
एंड उसके बाद है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। अब ह्यूमिडिफिकेशन का बेसिक मीनिंग होता है एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है। अब कई बार फैक्ट्रीज़ में ऐसे प्रोसेसेस किए जाते हैं जैसे कि हीटिंग प्रोसेस, जिससे नेचुरल ह्यूमिडिटी एयर की ख़त्म हो जाती है, तो उन केसेस में आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन होनी ज़रूरी है, सो दैट वर्कर्स की हेल्थ को किसी तरह का नुकसान ना हो। एंड उसके बाद है ओवर क्राउडिंग, मीन्स किसी भी फैक्ट्री का एरिया काफ़ी ज़्यादा ओपन होना चाहिए, सो दैट वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स को प्रॉपर स्पेस मिल सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा ओवर क्राउडिंग होगी उतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन या उतनी ज़्यादा सफोकेशन फेस करनी पड़ेगी वर्कर्स को, जिसका इफ़ेक्ट वर्कर्स की हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। इसके अलावा लाइटिंग के प्रॉपर अरेंजमेंट्स होने चाहिए, नेचुरल लाइटिंग प्लस आर्टिफिशियल लाइटिंग दोनों की अरेंजमेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। गर्मियों में ठंडा पानी अवेलेबल होना चाहिए एंड सर्दियों में गर्म पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, सो दैट वर्कर्स को किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी ना आए। इसके अलावा लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स, विच मीन्स वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी भी प्रॉपर अवेलेबल होनी चाहिए। वॉशरूम्स क्लीन होने चाहिए, सो दैट वर्कर्स की हेल्थ के ऊपर कोई भी बैड इफ़ेक्ट ना पड़े। इसके बाद है स्पिटून्स। अब कई बार जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं वो पान वगैरह खाते हैं, टोबैको वगैरह या सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो इन केसेस में इन सबको थूकने के लिए प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए जिसे हम स्पिटून कहते हैं, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें कोई भी वर्कर ओपनली डिस्पोज ऑफ करेगा तो उसका इम्पैक्ट सारे वर्कर्स की हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। उन वर्कर्स की हेल्थ के ऊपर भी बैड इम्पैक्ट पड़ेगा जो ये सारी चीज़ें कंज्यूम नहीं करते। सो इसीलिए प्रॉपर स्पिटून्स वगैरह बने होने चाहिए हर फैक्ट्री में, सो दैट टोबैको वगैरह के डिस्पोजल्स या इसके अलावा पान वगैरह जो कोई भी पर्सन या लेबर थूकता है वो वहीं पे थूके एंड बाकी वर्कर्स की हेल्थ के ऊपर कोई भी बैड इम्पैक्ट ना पड़े। हमारा अगला टॉपिक है प्रोविजंस रिलेटेड टू सेफ्टी। तो पहले नंबर पे है फेंसिंग ऑफ मशीनरी। फैक्ट्री में किसी भी टाइप की मशीन है उसके आसपास बाउंड्री होनी चाहिए, सो दैट किसी भी वर्कर को किसी तरह की कोई भी इंजरी ना हो सके। उसके बाद है वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन। अगर कोई भी मशीनरी रनिंग कंडीशन में है तो उसके आसपास कोई भी वर्कर काम ना करे, क्योंकि जब कोई भी मशीनरी रनिंग कंडीशन में होती है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं इंजरी के। मीन्स सभी वर्कर्स को सेफ्टी प्रिकॉशंस की नॉलेज होनी चाहिए अगर वो किसी भी रनिंग मशीनरी के आसपास काम कर रहे हैं। इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सनस ऑन डेंजरस मशीन्स। अगर यंग वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, अगर उनसे डेंजरस मशीन्स चलवाई जा रही हैं, तो उनके साथ कोई ना कोई एक्सपर्ट होना चाहिए उन्हें गाइड करने के लिए एंड उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। एंड उसके बाद है स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर। अगर कई बार किसी भी मशीनरी में शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाए तो उस मशीन के साथ कहीं ना कहीं एक बटन वगैरह होना चाहिए जिसे प्रेस करने के बाद ऑन द स्पॉट ही उस मशीन में से पावर स्विच ऑफ हो जाए टोटली, सो दैट ज़्यादा हार्मफुल एक्सप्लोजन वगैरह से मशीन को बचाया जा सके। और उसके बाद है सेल्फ एक्टिंग मशीन्स में ऑटोमेटेड सेंसर्स वगैरह लगे होने चाहिए, सो दैट वो मशीन्स खुद ही डिटेक्ट कर लें कि कब उनके अंदर कोई भी फंक्शनिंग वगैरह वो सही से नहीं काम कर रही, तो वो ऑटोमेटिकली इंडिकेशन दे दे या कोई डेंजर साइन इंडिकेट करे या खुद ही अपने आप को शट डाउन कर लें। फिर उसके बाद है केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी। केसिंग का मतलब होता है किसी भी नई मशीन को इंस्टॉल वगैरह करना। जब कोई भी न्यू मशीन लगाई जाएगी किसी भी फैक्ट्री में तो काफ़ी ध्यान से उसकी केसिंग वगैरह की जानी चाहिए, क्योंकि अगर केसिंग में कोई गड़बड़ हो गई तो इन फ्यूचर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मशीन सही से इंस्टॉल हो गई
तो कभी भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स। अब जो कॉटन ओपनर्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तो इसीलिए कॉटन ओपनर्स के आसपास वुमेन को या चिल्ड्रन को काम पे नहीं लगाया जाता। एंड उसके बाद है होइस्ट एंड लिफ्ट्स, लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स। मीन्स किसी भी फैक्ट्री में लिफ्ट वगैरह में या किसी भी तरह की लिफ्टिंग मशीन में जो भी चेन या रोप वगैरह यूज़ हो रही है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की होनी चाहिए। एंड हर लिफ्ट के बाहर लिखा होना चाहिए कि मैक्सिमम कितना वेट ये कैरी कर सकती है, सो दैट किसी भी तरह का एक्सीडेंट ना हो। एंड उसके बाद है रिवॉल्विंग मशीनरी एंड प्रेशर प्लांट। अब रिवॉल्विंग मशीनरी वो होती है जिसने रोटेशंस करके अपना फंक्शन करना होता है। एंड ऐसी मशीनरी को जो भी पर्सन ऑपरेट कर रहा है उसके पास प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड टूल्स वगैरह होने चाहिए, क्योंकि ऐसी मशीनरी के केस में इंजरी के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद है फ्लोर्स, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस। किसी भी फैक्ट्री के फ्लोर वगैरह या उसकी स्टेयर्स वगैरह या और किसी भी तरह का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि उस फैक्ट्री के अंदर यूज़ होता है वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि अगर सपोज़ करो फ्लोर वगैरह स्लिपरी है या उनमें पिट्स वगैरह है तो किसी भी वर्कर का एक्सीडेंट हो सकता है जब वो कोई भी मशीनरी वगैरह इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहा है। या स्टेयर्स वगैरह स्लिपरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी वर्कर ऊपर से नीचे कोई हैवी वेट लेके आएगा तो स्टेयर्स अगर सही नहीं होगी तो हार्मफुल इंसिडेंट या इंजरी वगैरह हो सकती है वर्कर को। इसके बाद हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पिट्स, सोम्स या ओपनिंग्स इन फ्लोर्स वगैरह नहीं होने चाहिए। ये जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है उन्हें साथ साथ ही ठीक किया जाए। इसके बाद है एक्सेसिव वेट्स। लिफ्ट्स वगैरह में एक्सेसिव वेट्स ना कैरी किया जाए या किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी ज़्यादा वेट ना कैरी किया जाए। इसके अलावा वर्कर्स को भी उतना ही वेट कैरी करने के लिए काम दिया जाए जितना वो आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा आइज़ की प्रोटेक्शन के लिए भी प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स या और कोई भी सेफ्टी टूल्स है वो यूज़ किए जाएं। एंड इसके अलावा डेंजरस फ्यूम्स या गैसेस उनसे बचने के लिए भी टूल्स, मशीनरी या सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह यूज़ किए जाएं। एंड इसके अलावा अदर सेफ्टी प्रोविज़न्स जैसे कि किसी भी हार्मफुल नेचुरल डिज़ास्टर से कैसे बचना है या फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह प्रॉपर जगह पे होने चाहिए जहाँ पे उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। एंड ये सारे के सारे सेफ्टी रिलेटेड मेजर्स ज़रूर फॉलो किए जाने चाहिए किसी भी फैक्ट्री में। हमारा अगला टॉपिक है प्रोविज़न्स रिलेटेड टू वेलफेयर। तो पहले नंबर पे है वॉशिंग फैसिलिटीज़। अब कई बार फैक्ट्री में काम करते हुए वर्कर्स के कपड़े वगैरह गंदे हो जाते हैं, तो इसीलिए फैक्ट्री में वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। एंड उसके बाद है फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लॉथिंग। अगर वॉशिंग फैसिलिटी है तो कपड़ों को सुखाने के लिए भी फैसिलिटी होनी चाहिए। एंड उसके बाद है फैसिलिटीज़ फॉर सिटिंग। अब कई बार वर्कर्स फैक्ट्री में खड़े खड़े काम करते हैं एंड वो थक जाते हैं, तो ब्रेक्स में उन्हें बैठना भी होता है, तो इसीलिए फैक्ट्री में सीटिंग के भी प्रॉपर अरेंजमेंट्स होने चाहिए। एंड इसके अलावा फर्स्ट एड अप्लायंसेस। अब ऑलमोस्ट हर फैक्ट्री में हैवी मशीनरी यूज़ करी जाती है एंड वर्कर्स को इंजरी के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसीलिए प्रॉपर एंड अपडेटेड फर्स्ट एड अप्लायंसेस भी अवेलेबल होने चाहिए हर फैक्ट्री में, सो दैट वर्कर्स को प्रॉपर फर्स्ट एड दी जा सके। एंड इसके अलावा कैंटीन्स वगैरह अवेलेबल होनी चाहिए किसी भी फैक्ट्री में जहाँ पे फ्रेश एंड हेल्दी फूड अवेलेबल हो सके। एंड इसके अलावा शेल्टर्स, रेस्ट रूम्स, लंच रूम्स, इसके अलावा गेस्ट हाउसेस वगैरह भी फैक्ट्री के आसपास अवेलेबल होने चाहिए। एंड अगर किसी फैक्ट्री में वुमेन काम करती है तो उनकी फैसिलिटी के लिए क्रचेस वगैरह अवेलेबल होने चाहिए, सो दैट वर्किंग वुमेन अपने बच्चों को क्रचेस वगैरह में रख सकें जितना टाइम वो अपनी जॉब प्लेस पे काम कर रही हैं। इसके बाद है वेलफेयर ऑफिसर्स।
अगर किसी भी फैक्ट्री में काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उस फैक्ट्री में वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट किया जाना चाहिए, जिसका काम क्या होगा, सारी की सारी वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना एंड उसकी रिपोर्ट बनाना। एंड इसके बाद है पावर टू मेक रूल्स टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर। मीन्स गवर्नमेंट के पास पावर होती है, अगर वो वेलफेयर रिलेटेड प्रोविजंस में कोई भी नया लॉ इंट्रोड्यूस करना चाहती है तो वो कर सकती है। एंड इन सब के अलावा और भी काफ़ी सारी प्रोविजंस हैं जो कि वर्कर के वेलफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड उन सभी प्रोविजंस को फॉलो किया जाना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है प्रोविजंस रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। तो पहले नंबर पे है वर्किंग ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन। तो कोई भी मशीनरी वगैरह जो कि रनिंग कंडीशन में है उसके आसपास वुमेन को कोई भी काम नहीं देना चाहिए। एंड वुमेन को किसी भी फैक्ट्री में उन्हीं वर्किंग कंडीशंस में काम दिया जाता है जहाँ पे वो बिल्कुल सेफ़ है। उसके बाद है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन नियर कॉटन ओपनर्स। अब जो कॉटन ओपनर्स है उनमें काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तो इसीलिए वुमेन को कॉटन ओपनर के आसपास भी कोई काम नहीं दिया जाता। एंड उसके बाद है क्रैचिस। अब सपोज़ कोई भी वर्किंग वुमेन है फैक्ट्री में एंड उसका कोई छोटा बच्चा है, तो उसे वो घर पे नहीं छोड़ के आ सकती क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं है, तो क्रैचिस की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। तो जितना टाइम वर्किंग वुमेन अपनी जॉब प्लेस पे रहेगी, काम करेगी फैक्ट्री में, उतना टाइम वो अपने बच्चे को क्रैच में रख सकती है एंड ड्यूरिंग लंच ब्रेक्स वो क्रैचिस वगैरह में विजिट करके अपने बच्चे को मिल सकती है। उसके बाद है डेंजरस ऑपरेशंस। अगर किसी भी फैक्ट्री में डेंजरस ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं तो वुमेन का वर्क प्लेस उन डेंजरस ऑपरेशन से दूर रखा जाता है। उसके बाद है ऑल प्रोविजंस ऑफ वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स आर एप्लीकेबल। जो वर्किंग आवर्स की कंडीशंस एडल्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल है वही सारी प्रोविजंस वर्किंग वुमेन के ऊपर भी एप्लीकेबल है। एंड उसके बाद है रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन सम सिचुएशंस। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे वुमेन के लिए वर्किंग कंडीशन सूटेबल नहीं होती, तो उन डेंजरस सिचुएशंस में वुमेन को जॉब पे नहीं रखा जाता, वहाँ पे मेल कैंडिडेट्स को ही प्रेफर किया जाता है। एंड इसके अलावा और भी काफ़ी सारी प्रोविजंस हैं जो कि हर फैक्ट्री को फॉलो करनी चाहिए सो दैट वर्किंग वुमेन को प्रॉपर सेफ्टी वगैरह मिल सके। हमारा अगला टॉपिक है चाइल्ड लेबर। तो बेसिकली पहले हम डिस्कस करेंगे इश्यूज एंड चैलेंजेस इन चाइल्ड लेबर। तो मींस चाइल्ड लेबर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि यहाँ पे इलिटरेसी वगैरह, पॉवर्टी वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा है। तो पहले नंबर पे है हेल्थ एंड सेफ्टी हैज़र्ड्स। मींस अब पहले नंबर पे जो चैलेंज एंड इशू चाइल्ड लेबर के दौरान फेस किया जाता है वो है हेल्थ एंड सेफ्टी हैज़र्ड्स। तो किसी भी फैक्ट्री में जो कंडीशंस होती हैं वर्किंग कंडीशंस, वो काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे सिर्फ एडल्ट्स ही काम कर सकते हैं। अगर वहाँ पे बच्चे काम करेंगे तो उनकी सेहत के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे अब बच्चों का ज़ोर वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है तो उन्हें हेल्थ इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को सारे के सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस की नॉलेज भी कई बार नहीं होती जिसके कारण वो इंजरी का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद है लैक ऑफ एडिक्वेट मॉनिटरिंग। अब जो फोरमैन या टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो अपने सीनियर वर्कर्स को तो नहीं देखते काम करते हुए, लेकिन यही चीज़ वो एप्लीकेबल कर देते हैं जब उनके पास छोटे बच्चे काम करते हैं, वो उन्हें भी काम करते हुए नहीं देखते, जबकि उन्हें एडिक्वेट मॉनिटरिंग वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दी जानी चाहिए सो दैट वो जॉब को सीख सके, उन्हें पता हो कि उन्होंने फैक्ट्री में करना क्या है। अगर एडिक्वेट मॉनिटरिंग नहीं होगी तो वो गलत मेथड के साथ प्रोडक्शन कर सकते हैं, मीन्स उन्हें पता नहीं चलेगा मशीनरी को कैसे चलाना है एंड वो इंजरी वगैरह
का शिकार हो सकते हैं अगर एडिक्वेट मॉनिटरिंग ना करी जाए। एंड इसके बाद है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ वायोलेशंस। अब कुछ फैक्ट्रीज़ में चिल्ड्रन को हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, लेकिन सारी की सारी फैक्ट्रीज़ इन रूल्स को फॉलो नहीं करती। अब बात ये है कि अगर कोई भी फैक्ट्री एज से छोटे वर्कर को मींस बच्चे को एम्प्लॉयमेंट दे देता है तो कोई भी पर्सन उनकी कंप्लेंट नहीं करता, मींस अंडर रिपोर्टिंग होती है। तो इसी कारण सारी की सारी फैक्ट्री जो है वो छोटे बच्चों को भी काम पे रख लेती है क्योंकि उनकी कोई शिकायत नहीं करता। एंड फैक्ट्रीज़ का बेनिफिट ये होता है उन्हें कम पैसे देने पड़ते हैं बच्चों को। एंड इसके बाद है एज रिस्ट्रिक्शंस एंड वर्क कंडीशंस। अब एज रिस्ट्रिक्शन जो है इंडियन फैक्ट्रीज में ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करी जाती, जिसके कारण चाइल्ड लेबर जैसा इशू हमें फेस करना पड़ रहा है। एंड इंडियन फैक्ट्रीज़ की जो वर्किंग कंडीशंस है वो अभी बच्चों के लिए मींस चाइल्ड लेबर के लिए सूटेबल नहीं है। इसके बाद है पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन। तो एट प्रेजेंट इंडिया में पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है, मींस काफ़ी ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, तो इसीलिए वो लोग अपने बच्चों को भी काम पे लगा देते हैं। एंड उन बच्चों को एजुकेशन का मौका नहीं मिलता, जिसके कारण वो फैक्ट्रीज़ में लेबर का ही काम करते हैं एंड वो हाई रैंकिंग पोस्ट के ऊपर जॉब वगैरह नहीं कर पाते। इसके बाद है एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स। अब इंडियन पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स को जॉब दी जाती है। अगर वो वर्कर्स कहीं और जॉब करना चाहे तो उन्हें ज़्यादा चांसेस नहीं मिलते क्योंकि वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के कारण वो फैक्ट्रीज़ को ही चूज़ करते हैं एज सोर्स ऑफ इनकम एंड अपने बच्चों को भी वो उन्हीं फैक्ट्रीज़ में जॉब पे लगवा देती हैं क्योंकि उनके पास इनकम अर्न करने के लिए कोई और सोर्स नहीं होता। इसके बाद एक कल्चरल एक्सेप्टेंस ऑफ चाइल्ड लेबर। अब ये जो चाइल्ड लेबर है ये इंडियन कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ही बन चुकी है क्योंकि यहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि चाइल्ड लेबर होनी चाहिए, इससे इनकम सोर्स बढ़ते हैं। लेकिन ये थिंकिंग उनकी बिल्कुल ही गलत है। बच्चों को अगर पढ़ने का मौका दिया जाए तो बड़े होके वो ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन लोगों की एक्सेप्टेंस के कारण चाइल्ड लेबर ज़्यादा प्रिवेलेंट है इंडिया में। इसके बाद है लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ राइट्स। अब इंडिया में पॉवर्टी एंड एजुकेशन की कमी होने के कारण लोगों को अपने बेसिक राइट्स जैसे कि राइट टू एजुकेशन वगैरह नहीं पता, जिसके कारण चाइल्ड लेबर जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एंड इसके अलावा इनफॉर्मल एंड अनरजिस्टर्ड फैक्ट्रीज इंडिया में काफ़ी हैं, जहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट की सारी प्रोविज़न्स नहीं फॉलो की जा रही एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छोटे बच्चों को भी जॉब पे लगाया जाता है। एंड ये फैक्ट्रीज इनफॉर्मल एंड अनरजिस्टर्ड है, इसीलिए इनकी कंप्लेंट वगैरह भी कोई पर्सन ज़्यादा नहीं करता एंड इनके अगेंस्ट एक्शन भी नहीं लिया जाता क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता कि इस नाम की अनरजिस्टर्ड फैक्ट्री एग्जिस्ट भी करती है कहीं पे। और इसके बाद है इनकंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन, विच मीन्स कि जो फैक्ट्रीज एक्ट की सारी प्रोविजंस है रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर वो पेपर वर्क में तो शो हो रही हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी बढ़िया नहीं है। और उसके बाद हमारे पास है सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। तो पहले नंबर पे है स्ट्रेंथनिंग इन्फोर्समेंट ऑफ लॉस। मीन जो लॉस बनाए जा रहे हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया जाए, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है क्योंकि तभी जो इंडियन फैक्ट्रीज़ है उनमें से चाइल्ड लेबर को बाहर निकाला जा सकता है। एंड उसके बाद है एक्सपेंडिंग लीगल कवरेज, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ को फैक्ट्रीज़ एक्ट के अंदर कवर किया जाए। जो छोटी फैक्ट्रीज़ है उनके ऊपर भी फैक्ट्रीज़ एक्ट लगाया जाए एंड किसी भी तरह की अनरजिस्टर्ड फैक्ट्री या इनफॉर्मल फैक्ट्री है उनको भी फैक्ट्रीज़ एक्ट के अंदर लेके आना चाहिए। एंड इसके अलावा पॉवर्टी को दूर किया जाए सो दैट चाइल्ड लेबर कम हो एंड एजुकेशन को भी प्रमोट किया जाना चाहिए। एंड इन सब के अलावा अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह चलाए जाएं, ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में जहाँ पे पॉवर्टी वगैरह ज़्यादा है,
क्योंकि वहाँ के लोगों को पता चलेगा एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में, तभी वो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जाएंगे एंड बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके बाद है कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर। अब जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है, विच मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम को दूर करने में। हमारा अगला टॉपिक है लीव विद वेजिस। तो लीव विद वेजिस वर्ड का बेसिक मीनिंग है कि कोई भी वर्कर जो है वो लीव पे है, मीन्स वो काम पे नहीं आ रहा, लेकिन जितने दिन वो काम पे नहीं आ रहा उतने दिन की सैलरी या वेजिस उसको मिलेंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे उन पॉइंट्स को जिनमें लीव विद वेजिस के साथ रिलेटेड प्रोविजंस एक्सप्लेन करी गई हैं। तो पहले नंबर पे है एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर। अब ये जो लीव विद वेजिस वाला चैप्टर है, ये वाली जो प्रोविज़न है, ये हर फैक्ट्री में एप्लीकेबल है, हर वर्कर के लिए। एंड उसके बाद है एनुअल लीव विद वेजिस। अब किसी भी वर्कर को एक साल में कितनी पेड लीव्स अवेलेबल मिलेंगी, ये उसकी नेचर ऑफ ड्यूटी के अकॉर्डिंग या फैक्ट्री की टाइप के अकॉर्डिंग मेंशन है फैक्ट्रीज एक्ट में। और उसके बाद है वेजेस ड्यूरिंग द लीव पीरियड। अब लीव पीरियड का जो वेज रेट है वो नॉर्मल वेज रेट ही रहेगा जो किसी भी वर्कर को मिलता है अगर वो एक्चुअल में काम करता है, मींस सेम वेज रेट एप्लीकेबल होगा काम करने पे भी एंड लीव पीरियड के दौरान भी। उसके बाद है पेमेंट इन एडवांस इन सर्टेन केसेस। अब कुछ केसेस में लीव पीरियड के पहले भी वर्कर को वेजिस वगैरह दी जानी चाहिए। अब खास तौर पे जैसे कि अगर उसे कोई मेडिकल इमरजेंसी वगैरह है। उसके बाद है मोड ऑफ रिकवरी ऑफ अनपेड वेजिस। अगर किसी भी वर्कर को उसकी वेजिस वगैरह लीव पीरियड की नहीं दी जाती तो उसके लिए वो किसी भी ऑफिसर वगैरह की हेल्प या कोर्ट वगैरह की हेल्प ले सकता है। और उसके बाद है पावर टू मेक रूल्स। अगर लीव विद वेजिस के साथ रिलेटेड कोई भी नई प्रोविज़न बनानी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास फुल अथॉरिटी है, वो कोई भी नया रूल वगैरह बना सकती हैं एंड इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1948। ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 है, ये इंडिया में बेसिकली एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, मींस ये गाइडलाइंस देता है हमें कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयज़ के बीच में तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए। एंड इस एक्ट का मेन एम है इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी को प्रमोट करना। किस तरह से? डिस्प्यूट वगैरह को सॉल्व करके एंड अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को ख़त्म करके एंड वर्कर्स को उनके राइट्स के बारे में अवेयर करके। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल पीस, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ वर्कर्स एंड इसके अलावा रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द इंडस्ट्रियल रिलेशंस। एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के की फीचर्स हैं। पहले नंबर पे तो इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन एक्सप्लेन करी गई है सो दैट हमें पता चल सके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हम कहते किसको हैं। एंड उसके बाद इसमें काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ की डेफिनेशन है एंड काफ़ी सारे ट्रिब्यूनल्स की डेफिनेशन है जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। एंड इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में काफ़ी सारी प्रोविजंस है रिलेटेड टू ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट या क्लोजर वगैरह के साथ रिलेटेड। एंड उसके बाद हमारे पास अथॉरिटीज़ अंडर द एक्ट। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को प्रिवेंट करने के लिए वर्क्स कमेटी बनाई जाती है जो कि हर फैक्ट्री के अंदर होती है। एंड उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जब हो जाती है तो उस टाइम पे काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड करने के लिए कॉन्सिलेशन ऑफिसर बनाए जाते हैं। ये मेनली 2 सेक्शंस के अंदर अलग अलग ऑफिसर्स होती हैं, एक तो कॉन्सिलेशन ऑफिसर अंडर सेक्शन 4 एंड अंडर सेक्शन 5। एंड उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई जाती है। एंड इसके अलावा
फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। एडजुडिकेशन वर्ड का मतलब होता है किसी भी तरह का लीगल एक्शन लेना। मीन्स किसी भी तरह का लीगल एक्शन लेने के लिए लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। मीन्स अगर किसी भी पर्सन ने केस वगैरह करना है तो वो लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल में जाके केस फाइल कर सकता है। एंड उसके बाद है फॉर आर्बिट्रेशन। मीन्स पार्टीज की डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए जो थर्ड पार्टी अपॉइंट करी जाती है उसे हम वॉलंटरी आर्बिट्रेटर कहते हैं। कई बार वॉलंटरी आर्बिट्रेटर गवर्नमेंट की तरफ से भी अपॉइंट किया जाता है एंड कई बार कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से भी आगे आके आर्बिट्रेटर का रोल प्ले कर सकता है, इसीलिए इसे कहते हैं वॉलंटरी आर्बिट्रेटर। फिर उसके बाद हमारे पास पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द अथॉरिटीज़। तो पहले नंबर पे है समनिंग एंड इन्फोर्सिंग अटेंडेंस। मीन्स ये जो अथॉरिटीज़ है ये किसी भी टाइम के ऊपर किसी भी फैक्ट्री के किसी भी सीनियर पर्सन को या ऑनर को अपने पास अटेंडेंस देने के लिए बुलवा सकती हैं अगर उनको किसी भी फैक्ट्री में डाउट वगैरह है कि ये फैक्ट्रीज एक्ट की प्रोविजंस नहीं फॉलो करते। एंड उसके बाद है एग्जामिनिंग विटनेस। अगर किसी भी फैक्ट्री में किसी भी तरह का कोई हादसा वगैरह हुआ है तो इनके पास अथॉरिटी होती है ये विटनेस वगैरह से किसी भी तरह के क्वेश्चन वगैरह पूछ सकती हैं। एंड उसके बाद है कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। किसी भी फैक्ट्री से ये किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवा सकती है अगर इन्हें ज़रूरत महसूस होती है। एंड इसके बाद है अवार्डिंग कॉस्ट्स। अगर किसी भी फैक्ट्री की कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है जो कि उसे बियर करनी पड़ती है क्योंकि उसने फैक्ट्रीज एक्ट के नए प्रोविजंस को एप्लीकेबल करना है, तो ये अथॉरिटीज़ फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकती हैं उस फैक्ट्री की क्योंकि उस फैक्ट्री ने एक अच्छा काम किया है फैक्ट्रीज एक्ट की नई प्रोविजंस को एप्लीकेबल करके। एंड उसके बाद है ग्रांटिंग इंटरम रिलीफ। अगर किसी भी फैक्ट्री का कोई नुकसान वगैरह हुआ है या किसी वर्कर का नुकसान हुआ है फैक्ट्री की वजह से तो कंपनसेशन के तौर पे उसे रिलीफ वगैरह देने के लिए कोई भी फाइनेंशियल अमाउंट अथॉरिटी की तरफ से दी जा सकती है किसी भी वर्कर को या फैक्ट्री को। और उसके बाद है इन्वेस्टिगेटिंग डिस्प्यूट्स। अगर कोई भी डिस्प्यूट राइज हुआ है तो अथॉरिटीज़ की ड्यूटी बनती है कि उन डिस्प्यूट्स को इन्वेस्टिगेट किया जाए। और उसके बाद है इंटरप्रेटिंग एग्रीमेंट्स। अब सपोज किसी भी दो पार्टीज़ के अंदर कोई डिस्प्यूट था एंड वो डिस्प्यूट एक म्यूचुअल एग्रीमेंट की वजह से ख़त्म हो चुका है तो उस एग्रीमेंट के ऊपर रिपोर्ट वगैरह तैयार करनी होती है इन अथॉरिटीज़ को। मींस इन अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किस म्यूचुअल एग्रीमेंट की वजह से किन टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे डिस्प्यूट रिजॉल्व किया गया है। एंड इसके बाद है इन्फोर्सिंग अवार्ड्स एंड सेटलमेंट्स। मींस कोई भी फाइनल जजमेंट जो है किसी भी डिस्प्यूट की वो ये अथॉरिटीज़ ही सुनाएंगे एंड किस पार्टी को अवार्ड या कंपनसेशन देना है वो भी ये अथॉरिटीज़ डिसाइड करेंगे। एंड अगर फाइनल जजमेंट वगैरह देने में कोई प्रॉब्लम आ रही है उस पीरियड तक के लिए किसी भी पार्टी को मींस जिसका नुकसान ज़्यादा हुआ है उसे कोई भी सेटलमेंट अमाउंट भी देनी है या नहीं देनी, इस बात का डिसीज़न भी अथॉरिटीज़ ही लेती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो पहले नंबर पे है कॉन्सिलेशन। इस मोड में एक कॉन्सिलेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जो कि दोनों पार्टीज़ के बीच में हो रही डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। और उसके बाद है आर्बिट्रेशन। इसमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकता है या वॉलंटरी आर्बिट्रेटर भी हो सकता है। ये दोनों पार्टीज़ की बात को सुनेगा एंड डिस्प्यूट को हैंडल करेगा। एंड उसके बाद है एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन में लीगल एक्शन लिया जाता है। मींस एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर केस वगैरह कर सकती है। तो इसमें डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल की हेल्प ली जाएगी। और उसके बाद है कलेक्टिव बारगेनिंग।
इसमें दोनों पार्टीज खुद ही आपस में बैठ के नेगोशिएशंस वगैरह करती है। मींस वो ट्राई करती हैं कि वो खुद ही उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लें एंड किसी भी थर्ड पार्टी की ज़रूरत ना पड़े। एंड उसके बाद है मीडिएशन। इसमें किसी भी थर्ड पार्टी की हेल्प ली जाती है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। एंड उसके बाद है वॉलंटरी सेटलमेंट। इसमें दोनों पार्टीज एक म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन करती हैं जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पहली पार्टी रखती है एंड कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दूसरी पार्टी रखती है। एंड इन टर्म्स के ऊपर दोनों पार्टीज एग्रीमेंट साइन करके डिस्प्यूट को ख़त्म कर देती हैं। तो अगला टॉपिक है हमारे पास प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग डिस्प्यूट्स। तो किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं, जिसमें से पहला स्टेप है रेजिंग आर डिस्प्यूट। मीन्स सबसे पहले डिस्प्यूट अराइज होगा। मीन्स कोई भी पार्टी डिस्प्यूट रेज करेगी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट। एंड ये डिस्प्यूट जो है दो एम्प्लॉयज़ के बीच में हो सकता है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में हो सकता है, दो फैक्ट्रीज के बीच में भी डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। मीन्स सबसे पहले डिस्प्यूट रेज किया जाएगा एंड उसके बाद है नोटिस ऑफ डिस्प्यूट। अब जो पार्टी डिस्प्यूट रेज करेगी वो दूसरी पार्टी को नोटिस भेजेगी कि उसने उस पार्टी के खिलाफ एक केस फाइल किया है डिस्प्यूट का। एंड उस नोटिस में ये भी मेंशन किया जाएगा डिस्प्यूट किस वजह से है एंड उस डिस्प्यूट की वजह से क्या नुकसान हो रहा है पहली पार्टी को एंड वो क्या कंपनसेशन क्लेम कर रही है दूसरी पार्टी से। ये सब कुछ नोटिस में लिखा जाएगा। एंड उसके बाद एक कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स। इस केस में एक कॉन्सिलेशन ऑफिसर आएगा, वो दोनों पार्टीज़ की बातों को सुनेगा एंड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की बेस्ट पॉसिबल ट्राई करेगा। उसके बाद है फेलियर ऑफ कॉन्सिलेशन। अगर जो कॉन्सिलेशन ऑफिसर है वो डिस्प्यूट को ना रिजॉल्व कर सके तो उस केस में ये जो केस है डिस्प्यूट है वो हायर अथॉरिटी के पास चली जाएगी, जैसे कि लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल। एंड उसके बाद है एडजुडिकेशन। अब इस स्टेप में पहली पार्टी जो है मींस जिसने डिस्प्यूट राइज किया है वो दूसरी पार्टी के अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन लेगा, वो ट्रिब्यूनल वगैरह में केस फाइल करेगा दूसरी पार्टी के अगेंस्ट सो दैट उसे कंपनसेशन वगैरह मिल सके। एंड उसके बाद है अवार्ड। अब अवार्ड का मतलब होता है जो फाइनल जजमेंट है वो सुना चुकी है कोई भी अथॉरिटी एंड उसका जो भी फैसला है वो दोनों पार्टीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मींस कोर्ट ने उन दोनों पार्टीज़ को ऑर्डर दे दिया है कि दोनों पार्टीज़ को अब क्या करना है सो दैट वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए। तो बेसिकली कोर्ट वगैरह की या किसी भी अथॉरिटी की फाइनल जजमेंट को हम कहते हैं अवार्ड। एंड ये जो अवार्ड है ये एक लीगल बाइंडिंग ऑर्डर होता है कोर्ट की तरफ से जो कि दोनों पार्टीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अवार्ड एंड सेटलमेंट। अब जो अवार्ड होता है ये बेसिकली हम फाइनल डिसीजन को कहते हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में सुनाया गया है एंड ये डिसीजन लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की तरफ से सुनाया जाता है। एंड इसके अलावा अवार्ड के की एस्पेक्ट्स हैं, या तो ये इंटरम डिटर्मिनेशन होता है या ये फाइनल डिटर्मिनेशन होता है किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, मींस फाइनल डिसीजन ऑफ एनी अथॉरिटी। एंड अवार्ड की डिटर्मिनेशन लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की तरफ से ही करी जाती है। एंड जो आर्बिट्रेशन के अवार्ड्स हैं वो सेक्शन 10A के अंडर मेंशन है। एंड उसके बाद है सेटलमेंट। जो सेटलमेंट होती है वो एक रिटन एग्रीमेंट होता है उन दो पार्टीज़ के बीच में जिनके अंदर डिस्प्यूट अराइज हुआ है। एंड सेटलमेंट वो तब करते हैं अगर वो चाहते हैं वो खुद से ही इस डिस्प्यूट को सॉल्व कर ले एंड किसी भी थर्ड पार्टी की ज़रूरत ना पड़े। अब सेटलमेंट के की एस्पेक्ट्स हैं, ये दोनों पार्टीज़ के द्वारा साइन किया जाता है एंड इसके अलावा
इसकी एक कॉपी मींस सेटलमेंट एग्रीमेंट की एक कॉपी कॉन्सिलेशन ऑफिसर को या किसी भी ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिसर को सेंड करी जाती है या सबमिट करवाई जाती है। एंड इसके अलावा ये जो सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है ये दोनों पार्टीज़ को बाइंड कर देता है। मींस जो भी चीज़ें उस एग्रीमेंट में लिखी गई हैं दोनों पार्टीज़ को वो काम पूरा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट। अब अगर कोई भी वर्कर्स वगैरह वो प्रोटेस्ट करे एंड अपना काम ना करें तो उसे हम कहते हैं स्ट्राइक। लेकिन लॉकआउट जो है वो इससे डिफरेंट होता है। लॉकआउट में एम्प्लॉयर के पास काम नहीं है वर्कर्स को देने के लिए। मींस लॉकआउट में एम्प्लॉयर की तरफ से काम बंद किया जाता है एंड वो वर्कर्स को निकाल देता है, वो उन्हें काम नहीं देता। एंड उसके बाद है इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। मींस किन केसेस में स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले ऑलरेडी कमेंस्ड स्ट्राइक या लॉकआउट इज़ नॉट इलीगल। मींस अगर कोई भी स्ट्राइक या लॉकआउट स्टार्ट हो चुकी है बाद में उसे इलीगल नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। पहले अगर वो लीगल है वो एंड तक लीगल ही रहेगी। एंड उसके बाद है अ स्ट्राइक लॉकआउट डिक्लेयर्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस इज़ नॉट इलीगल। अगर कोई भी लॉकआउट या स्ट्राइक स्टार्ट करी गई है एंड वो स्ट्राइक किसी और एक्टिविटी के रिजल्ट के तौर पे करी गई है तो वो इलीगल नहीं होती। अब सपोज किसी भी फैक्ट्री में वर्कर्स के साथ गलत हो रहा है जिसकी वजह से वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। अब ये वाली स्ट्राइक इलीगल नहीं होगी क्योंकि पहले कोई बैड एक्शन हुआ जिसकी वजह से ये स्ट्राइक हुई। और उसके बाद है प्रोहिबिशन ऑफ फाइनेंशियल एड टू इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट, विच मीन्स किसी भी इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट को फाइनेंशियल हेल्प देना उसके ऊपर बैन लगाया गया है, वो इलीगल है। एंड उसके बाद है पेनल्टी फॉर फाइनेंशियल एड टू इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट। अगर कोई भी पर्सन इलीगल स्ट्राइक या इलीगल लॉकआउट को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है तो उसे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद है पेनल्टी फॉर इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। अगर कोई भी पर्सन इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट का पार्ट भी होता है तो उसे भी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद है पेनल्टी फॉर इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन मीन्स अगर किसी पर्सन ने स्ट्राइक एंड लॉकआउट को स्टार्ट करा है एंड अगर वो बाद में इलीगल स्ट्राइक प्रूफ हो गई तो उस पर्सन को भी पेनल्टी देनी पड़ेगी। एंड उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट। अब ले ऑफ का मतलब होता है कि कोई भी एम्प्लॉयर वो टेम्परेरली इनकैपेबल है किसी भी वर्कर को काम देने के लिए। इसका रीज़न हो सकता है उसके पास किसी भी चीज़ की शॉर्टेज है, जैसे कि उसके पास कोल की शॉर्टेज है, पावर की शॉर्टेज है, रॉ मटेरियल वगैरह की शॉर्टेज है, या उसके पास पुराना स्टॉक काफ़ी पड़ा है जो कि अभी सेल नहीं हुआ इसीलिए वो नया स्टॉक अभी नहीं प्रोड्यूस करना चाहता, या इसके अलावा ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी है, या और किसी भी तरह का नेचुरल डिज़ास्टर आ गया है तो उसे हम कहते हैं ले ऑफ। एंड ड्यूरिंग ले ऑफ जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को कंपनसेशन देता है जो कि इक्वल होती है 50% ऑफ द बेसिक वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस ऑफ द एम्प्लॉय। मीन्स जो एम्प्लॉय है वो काम भी नहीं कर रहा एंड उसे 50% सैलरी भी मिलेगी। एंड उसके बाद है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है किसी भी एम्प्लॉय की सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया गया है एम्प्लॉयर की तरफ से। मींस जो एम्प्लॉयर है उसने एम्प्लॉय को जॉब से परमानेंटली निकाल दिया है। अगर कोई भी एम्प्लॉय सही तरह से काम नहीं करता तब उसे रिट्रेंचमेंट मिल जाती है। एंड रिट्रेंचमेंट एक तरह की पुनिशमेंट होती है जो कि एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को दी जाती है। लेकिन किसी भी एम्प्लॉय को रिट्रेंच करने से पहले उसे एडवांस नोटिस दिया जाना मैंडेटरी है। एंड रिट्रेंचमेंट के केस में भी एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को कंपनसेशन मिलती है जो कि होती है इक्वल टू 15 डेज एवरेज पे
for every completed year of continuous service. मीन्स हर साल जिस साल एम्प्लॉय ने काम किया, एक साल के बदले में उसे 15 डेज़ की एवरेज बेसिक पे मिलेगी। मीन्स एक साल के बदले में उसे 15 दिन की सैलरी दी जाएगी जब किसी भी एम्प्लॉय को रिट्रेंच कर दिया जाता है उसकी जॉब से। तो इसी टॉपिक के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।